Hello everyone, welcome back to our channel. This is Vinod Bansal. Today we are going to discuss the MCQs of the day 3. Day 3 MCQs were asked in my Telegram channel yesterday. Today we are going to start, we'll ask the day 4 questions in our Telegram channel. If you want to join the Telegram channel link, and the link in the is given in the description box, you can join from there. So let's start and discuss the day 3 MCQs. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एबीसी एंड कंपनी एंड पीक्यूआर एंड कंपनी दो नॉन रेसिडेंट एंटिटीज हैं जो बेस्ड है कंट्री एक्स में और कंट्री वाई में रिस्पेक्टिवली। बोथ द एंटिटीज ओन्स एंड ऑपरेट एन इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी थ्रू विच दे इफेक्ट ऑनलाइन सेल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। देयर डिटेल्स कुछ दी और उसकी रिसीप्ट्स की प्रीवियस ईयर 23-24 की। क्या कह रहा है, रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को सेल करके वो कुछ कमाता है। एबीसी कंपनी 138 लाख कमाती है और पीक्यूआर कितना कमाती है, 126 लाख। ठीक है, ये तो इंक्लूड होता है, पर याद रखना ऑपरेट एन इको इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, यानी कि ये ईसीओ वाला है। ईसीओ वाला यानी कि 2% वाली इक्वलाइजेशन लेवी की बात करके चलता है, ठीक है ना। तो 2% वाला 165 ए में सोचना, ठीक है। अब आओ आगे क्या कहता है, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टू पर्सन रेसिडेंट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है तो वो तो इंक्लूड होता नहीं है। हम क्या करते हैं, या तो रेसिडेंट इन इंडिया हो या फिर वो कोई ऐसा पर्सन हो जो इंडिया में जो लोकेटेड आईपी एड्रेस उससे ट्रांजेक्शन कर रहा हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन दिया। आउट ऑफ द सम इंक्लूडेड इन बी, यानी कि 285 और 377 में से the receipt from the person using the internet protocol address located in India वो 63 और 73 है। तो एक बात मैं देखूं, मेरे लिए देखो रेलेवेंट ये 138 की फिगर हो जाती है, 63 की हो जाती है, 126 की हो जाती है और 73 की हो जाती है। अगर आपको 165 ए सेक्शन पता है तो वो सेक्शन कब लगता है, जब आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चले जाए, ठीक है ना, तभी ये 165 ए एप्लीकेबल होता है। तो देखो ये देखना, इसका टर्नओवर 138 लाख प्लस 63 लाख, 2 करोड़ से तो ऊपर चला गया ये देखना 126 लाख और 73 लाख क्या है, ये 2 करोड़ से ऊपर जाता है, नहीं जाता है तो 190, ये 199 बन जाता है। 2 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं रहा है। जब ये 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली पीक्यूआर तो डेफिनेटली 165 ए की लिस्ट में आने नहीं वाला। और देखो अगर ये 165 ए में नहीं आया तो क्या इसको 165 में लगा सकते हैं क्या हम इसके ऊपर टैक्स? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देखो वो ऑनलाइन 165 में क्या कहा, उसने कहा था ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज होनी चाहिए। क्या ये एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रहा है? नहीं, ये तो सेल कर रहा है कोई अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह, यानी कि 165 भी नहीं लग सकता। तो यानी कि 160 ए भी नहीं, 165 भी नहीं लग रहा, 165 ए भी नहीं लग रहा। यहां तो देखो, यहां तो लग गया डेफिनेटली, 165 ए तो लग गया ना यहाँ पर, तो ठीक है। तो एबीसी पर इक्वलाइजेशन लेवल लगेगा पर पीक्यूआर पर नहीं लगेगा क्योंकि उसका टर्नओवर कम है। इतनी सी बात आपको पता, इतनी सी बात से आपका आंसर निकल जाएगा। इक्वलाइजेशन लेवी इज अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ एबीसी कंपनी बट नॉट द पीक्यूआर एंड कंपनी। आई होप ये आपको क्लियर हो। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर्वे कंडक्ट करता है 133 ए में इन द प्रीमाइस ऑफ द आरब। आरब के केस में क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है और सर्च हो रही है 132 में, किसके, अर्जुन में। उसके उसके फ्रेंड पे, आरब के फ्रेंड पे, अर्जुन के यहाँ पर क्या हो रही है, सर्च कंडक्ट हो रही है। कब? 1/5/2023 को, अपने प्रीवियस ईयर में, ठीक है। द असेसिंग ऑफिसर इशूड नोटिस अंडर 148 फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23, 23-24 टू मिस्टर आरव एंड मिस्टर अर्जुन। हाउएवर सच नोटिसेस वर नॉट अकम्पेन्ड बाय द कॉपी ऑफ ऑर्डर पास अंडर 148 ए। 148 ए क्या है, प्रिलिमिनरी। आप जो इंक्वायरी करते हो ना 148 के नोटिस भेजने से पहले आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हो ना, ये उसकी बात कर रहा है। तो उसका हमने 148 में क्या पढ़ा था, 148 में पढ़ा था आपको ये नोटिस अटैच करके ही देना पड़ता है डेफिनेटली। 100% आप अटैच करके दोगे 148 का जो आप नोटिस भेजोगे, तो जो ऑर्डर पास हुआ होगा 148 ए में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, उसका आपको ऑर्डर साथ में अटैच करके देना पड़ता है। 148 बोलता है। तो कह रहा है कि असेसिंग ऑफिसर ने वो कॉपी, ऑर्डर 148 ए की कॉपी को अटैच करके नहीं भेजा। Is the action of the assessing officer in issuing such notice under section 148 to Mr. Arav and Mr. Arjun valid? तो देखो आरव के केस में क्या हो रहा है, आरव के केस में हो रही है सर्च। सर्च इंक्लूड करता है सेक्शन 148, यानी कि 148 में सर्च लिखा हुआ है। यानी कि अगर कोई सर्च का ऑर्डर भेजे, सॉरी सर्वे लिखा हुआ है, तो सर्वे, अगर कोई ऑर्डर सर्वे कंडक्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी है, तो आपको डेफिनेटली 101% असेसिंग ऑफिसर को नोटिस, ऑर्डर की कॉपी लगाना
दिखाना जरूरी है विद द नोटिस। बट याद करो 148 सर्च के केसेस को तो एक्सक्लूड ही कर देता है। सर्च के केसेस 148 में तो आते ही नहीं है ना। तो जब 148 के लिए सर्च के केसेस आते ही नहीं है तो क्या उसके लिए 148 ए का ऑर्डर ऑफ द कॉपी साथ में अटैच करना जरूरी है क्या? वो तो एक्सक्लूड कर देता है ना। तो जब एक्सक्लूड कर देता है तो सिंपल से इतनी बात समझ आ गई कि देखो सर्वे के केस में, आरएफ के केस में अटैच होनी चाहिए थी, बट अर्जुन के केस में अटैच नहीं भी है तो चलेगा। वही आंसर है। यस, द एक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इन इशूइंग सच नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज वैलिड इन द केस ऑफ अर्जुन। अर्जुन के केस में वैलिड है क्योंकि इसमें तो 148 लगता ही नहीं है, 148 है, बट नॉट इन द केस ऑफ आरव। आरव के केस में तो 100% आपको अटैच करके देनी ही देनी थी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से समझ आया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? मयंक है, एजेड 50 ईयर्स के हैं, इन्होंने अपना रेसिडेंशियल हाउस 30 लाख रुपए का बेचा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी? 38 लाख थी। 30 लाख का बेचा, 38 लाख उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी। उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट किया 5 लाख पर बाय टेकिंग द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 लाख। देखना, ये और ये इनमें से विचेवर इज हायर लेना चाहिए था मुझे। मुझे 38 लाख रुपए लेना चाहिए था, पर उसने क्या किया? उसने 30 लाख रुपए पे 5 लाख का टैक्स भर दिया। सीधा 30 लाख रुपए पे उसने टैक्स निकाला, 5 लाख का उसने टैक्स भर दिया, एंड पेड द टैक्स अकॉर्डिंगली बाय फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 39(1). ठीक। अब उसको 23-24 प्रीवियस ईयर 23-24 में याद आ रहा है, ये देखना प्रीवियस ईयर 20-21 है और ये क्या प्रीवियस ईयर 23-24, याद रखना। He wants to correct the full value of consideration by filing the updated return under section 139(8)(a) for the assessment year 21-22। असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि इसकी बात कर रहा है। इसकी रिटर्न को अब वो रिवाइज करना चाहता है कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर 23-24 में वो रिवाइज करने वाला है। In this case, what would be the additional tax liability? Ignore interest as per section 140B. Assume करना है capital taxation was only income of the Mayank for the year AY 21-22। तो अब याद करो, आप कब तक आप भर सकते हो अपनी अपडेटेड रिटर्न? तो जिस साल की रिटर्न है उसके AY खत्म होने के एंड से 2 साल बाद तक। यानी कि इसका AY कब खत्म हो रहा है? अपने 20-21 का AY खत्म होगा 21-22 में। 21-22 से 2 साल में चलूं तो ए वाई 23-24 तक मैं भर सकता हूं। क्या ये मुझे ए वाई 23-24 में भरने की कह रहा है? हाँ जी, ए वाई 23-24 की बात कर रहा है। प्रीवियस ईयर हमारी इसकी चल रही है, प्रीवियस ईयर देखो हम यहां तक भर सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर 23-24 की ही बात कर रहा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई हमारे को। आ जाओ, अब देखो इसने कितने की कम इनकम दिखाई। एक सेकंड, इसने कम इनकम कितने की है? 30 में से 38 की चीज दिखानी चाहिए थी, 30 की दिखाई, यानी कि इसने इनकम कितने की कम दिखाई? 8 लाख की कम दिखाई, यानी कि मुझे उस पर ही अब टैक्स देना पड़ेगा। तो बताओ 8 लाख पर कितना टैक्स पहले बनता है? पहले टैक्स तो बनाओगे ना, टैक्स पर ही तो एडिशनल टैक्स लगता है। तो टैक्स कितना बनता है? देखो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो 20% का टैक्स लगा दूं मैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है इस पर तो 20% का टैक्स लगता है। नॉर्मल इन केसेस पर 10% तो उस पर लगता है ना, एसटीसीजी उस पर शेयर्स वाली सिक्योरिटीज वाले ट्रांजेक्शन पर एलटीसीजी नॉर्मली एक घर का सेल आउट है तो यानी कि 20% का टैक्स लगेगा। तो लगाओ 8 लाख पर 20% का टैक्स लगाओ प्लस 4% सेस करो। अभी कितना है? 1,01,66,400। अब ये देखना प्रीवियस ईयर 23-24 में आ रहा है, यानी कि कब आ रहा है? नेक्स्ट ईयर नहीं आ रहा, नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर आ रहा है, यानी कि 2 साल बाद आ रहा है पूरी तरह से। तो यानी कि अगर अगली साल ही आ जाता तो 25% का टैक्स लगता है एडिशनल टैक्स, पर उसके भी 1 साल बाद आ रहा है, यानी कि सेकंड ईयर में आ रहा है। तो एडिशनल टैक्स की क्या रेट है? एडिशनल टैक्स लगता है आपका 50% का। एडिशनल टैक्स कितना लगेगा? 50% का लगेगा। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या हो जाएगा? 83,200 का आपको टैक्स देकर चलना पड़ेगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन स्कोप एमएनसीज आर इन स्कोप कंपनीज आर एमएनसीज विद। इसका आंसर एकदम डायरेक्ट है। आप अगर वो पढ़ोगे लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंटरनेशनल टैक्सेशन वाली आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका ग्लोबल टर्नओवर 20 करोड़ 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा, सॉरी यूरो से ज्यादा है। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 10 अबव 10% है। किसके? पीबीटी डिवाइड बाय रेवेन्यू। पीबीटी डिवाइड बाय रेवेन्यू करोगे उसका, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इससे ज्यादा आ रही है, 10% से ज्यादा आ रही है पीबीटी डिवाइड बाय रेवेन्यू करने के बाद भी, और उस साथ में उसका ग्लोबल टर्नओवर 20 बिलियन यूरो से ज्यादा है, तो उस केस में आपकी एमएनसीज पर वो सारे आपका पिलर 1 पिलर 2 ये सब लग जाते हैं। अमाउंट ए बी सी जो आप पढ़ते हैं वो सब इसमें लग जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इन द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर गांगुली है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, जो कितने हैं? 60 साल के। उन्होंने कुछ इनकम अर्न करी प्रोफेशन से 145 की। ठीक है ना, उसने विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स भी किए 150 के, जो ग्रॉस अमाउंट दे रखे, तो यानी कि हमारे को अब ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कुछ इंटरेस्ट भी कमाया 40,000 का ऑन फिक्स डिपॉजिट, और बैंक से कुछ उन्होंने सेविंग इंटरेस्ट भी कमाया 9,000 का। ठीक है, उन्होंने डिपॉजिट किए हैं 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में। अब उनकी टोटल इनकम क्या होगी, ये पता लगाना है। तो लोग ज्यादातर क्या गलती करते हैं, आपने इंट्रोडक्शन दोगे 50,000 की, और आप 1.5 लाख की आप पीपीएफ भी दोगे, पर वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीपीएफ वगैरह की डिडक्शन जो होती हैं वो आपको कितने की आपको इसमें से कार्ड गेम्स वगैरह में से तो वो मिलती नहीं है। कार्ड गेम 1.5 लाख से आपकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। तो यानी कि आपका क्या है, जो आपने एक 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में जमा किए ना, 1.5 लाख रुपए आपने जो पीपीएफ में जमा किए हैं, जस्ट सेकंड। हाँ जी, जो आपने 1.5 लाख रुपए जो पीपीएफ में जमा किए हैं, उससे तो आपको कोई डिडक्शन तो मिलने नहीं वाली कार्ड गेम से, ठीक है ना? तो आपको पीजीपी में से ही डिडक्शन देखनी पड़ेगी। हमने 1.5 लाख रुपए जमा किए, पर पीजीपी है कितनी मेरी? पीजीपी तो सिर्फ मेरी 145 ही है, तो मेरे को डिडक्शन भी 145 की ही मिलेगी। मेरा पीजीपी तो हो जाएगा नील। अब देखो, इंटरेस्ट एफडी से मिल रही थी 40,000, सेविंग बैंक से मिल रही थी 49,000, पर 80 टीटीबी से मैंने वो भी ले ली 49,000 की इसकी डिडक्शन। यानी कि ये भी नील हो गया, ये भी नील हो गया। तो यानी कि अब सिंपल सिंपल हमारी टोटल इनकम बची क्या? सिर्फ बची 1,50,000। तो वही मेरा आंसर हो जाता। हमारे को टोटल में से नहीं देना, कार्ड गेम में से याद रखना कभी भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है ना? ये तो फ्लैट रेट पर टैक्सेबल होती है, इन पर आप कोई भी डिडक्शन नहीं दे के चलोगे। लोगों ने यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां करी है कि आपने डिडक्शन दे दिया, डिडक्शन आप कार्ड गेम से नहीं देते हो। ठीक, आ जाओ। एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेनल्टीज का क्वेश्चन है, देखना। मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है 55 ईयर्स के, हैड नॉट फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द एवाय 23-24। हाउएवर द टोटल इनकम असेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ईयर अंडर सेक्शन 144। 144 किसका सेक्शन है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का। उसको पता चला कि 12 लाख की। उन्होंने कोई रिटर्न नहीं भरी, और जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ तो उसका पता चला कि इसकी तो इनकम 12 लाख की है। अच्छा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अनरिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या होगी? अंडर रिपोर्टेड इनकम देखो कैसे पता चलती है। अगर आपकी इनकम जो पता चली है, वो अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, देखो उन्होंने कहा बीएससी के प्रोविजन को छोड़ दो, यानी कि नॉर्मल प्रोविजन पर आना है, नॉर्मल प्रोविजन पर आना है। और ये कौन है? नॉन सीनियर सिटीजन है, यानी कि इसकी 2.5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। अगर 2.5 लाख से जितनी ज्यादा है उतनी क्या हो गई? अंडर रिपोर्टेड इनकम हो गई। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम तो मैंने निकाल दी, 2.5 लाख से ज्यादा जितनी भी होगी, यानी कि 9.5 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम हो गई। ठीक है ना? पहली बात खत्म हो गई। दूसरी पूछा क्वांटम ऑफ पेनल्टी बताओ। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम पर पेनल्टी किस पर लगती है? पेनल्टी लगती है 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम पर जो टैक्स बनेगा उसका 50%। डायरेक्टली 50% ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं होता। अंडर रिपोर्टेड इनकम पर जो टैक्स बना उसका 50% होता है। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम पर टैक्स बनाना है, तो टैक्स कैसे बनता है? कैसे? 9.5 लाख पर टैक्स लगेगा। जब निकालते हैं तो क्या 9.5 लाख पर टैक्स लगता है? नहीं, 9.5 लैक्स में इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट करना पड़ता है, यानी कि आपको टैक्स तो 12 लाख पर ही निकालना पड़ेगा। अंडर रिपोर्टेड इनकम बताई जाती है कि ये अंडर रिपोर्टेड इनकम है 9.5 लाख की, है ना? पर टैक्स आपको पूरे 12 लाख पर निकालना पड़ेगा। जब आप 12 लाख पर टैक्स निकालोगे तो आपका बनेगा टैक्स 179,400। आपको ओल्ड रिजीम से जाना है, ठीक है ना? न्यू रिजीम से नहीं जाना। जब डिफॉल्ट रिजीम है ना, उससे मत जाना। ओल्ड रिजीम से निकालोगे तो 179,400 लगेगा। उसमें आप 50% की पेनल्टी लगाओगे तो 89,700 आपका आंसर आएगा, और वही आपका आंसर इसमें बनेगा। आपका देखो 9.5 लाख की आपकी हो गई अंडर रिपोर्टेड इनकम, और उसमें पेनल्टी कितनी हो गई? 89,700 की पेनल्टी हो गई, बीइंग 50% ऑन द टैक्स पेबल ऑफ 12 lakhs। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 99% लोगों ने इसमें करी है गलतियां। देखो क्या है। Which of the following statements are correct in relation to the powers of income tax authority to collect information which may be useful for the purpose of Income Tax Act 1961? ओके, दस इनकम, इनमें से ये चार स्टेटमेंट दी हुई है, और ये हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन एंटर द प्लेस ऑफ अ बिजनेस ऑफ द असेसी ओनली आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। अच्छा, the income tax authority may enter the place of the business only during the hours at which such place is open for the conduct of the business. Okay. The income tax authority may impound and retain in his custody for the period not exceeding 15 days books of accounts or other documents inspected by him. If he wishes to retain for a period exceeding 15 days, he has to take the prior approval of the principal chief commissioner or the chief commissioner. उसके बाद क्या बोल रहा है? If the income tax authority can can no account remove
or cost to be removed from the building or place he has entered any books of accounts or other documents। यानी सिंपल सी बात क्या कह रहा है, इन चार स्टेटमेंट में से हमारे को कोई अच्छे सही से दो स्टेटमेंट देनी है। हम कहेंगे कि स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप बिजनेस आवर्स में ही एंटर कर सकते हो, और आप जब तक आप 15 दिन से ज्यादा रिटेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर की आपको पहले लेनी पड़ती है अप्रूवल, तभी आप 15 दिन से ज्यादा आप रिटेन कर सकते हो। हमारे हिसाब से ये आंसर सही है। बट ये आंसर तब सही है जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बात किसी करे, सर्वे की बात करे। जब सर्वे की बात करेगा तो 133 ए की मैं बात करके चलूंगा और मेरे लिए आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो डेफिनेटली किसी भी हाल में आपका क्या नहीं लगेगा, आपका इसमें सेकंड और थर्ड आंसर नहीं लग सकता। तो आपको आना किधर पड़ेगा, अब जब सर्वे की बात नहीं हुई तो अब आपको नीचे वाले सेक्शन में आना पड़ेगा, 133 ए में नहीं, 133 बी में आना पड़ेगा। और जैसे आप 133 बी में आओगे ना, तो ये सारी कंडीशंस कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं लगेगी, सीधी आप लगाओगे 2 और 4। थर्ड वाली कंडीशंस आती नहीं है, 2 और 4 की कंडीशंस लगेंगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सेक्शन पता होना चाहिए। 133 ए सर्वे के केस में लगता है, बाकी केसेस में आपको 133 बी में आना पड़ेगा, और बी सेकंड और फोर्थ की बात करता है। आपका आंसर डी हो जाएगा, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, सर्वे का केस होगा तो 133 ए लगता है, तो हमारे उसके हिसाब से सेकंड और 3 आंसर हो जाएगा। बट ये सर्वे का केस नहीं है, तो 133 बी लगेगा, जिसके हिसाब से आंसर 2 और 4 हो जाए। आई होप क्लियर। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस डे 3 में। देखो, आओ क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। मिस्टर एक्स ने सेटअप किया है 3 स्टार होटल। 3 स्टार होटल जैसी हमारा आया 35 एडी हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, यानी कि कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है इन ग्वालियर। बट 15/9/2009 से 15/5/2009 से 9 में खोल दिया। पर एक बात किसी ने पढ़ी हो तो ये याद होना चाहिए कि 3 स्टार होटल ना 2010 के बाद इंसर्ट किए हैं 35 एडी के लिस्ट में। 35 एडी की लिस्ट में 2010 के बाद आए हैं। और इसने खोल कब दिया, इसने खोला 15 मई 2009 से 15 मई 2009 में खोल दिया। यानी कि 3 स्टार होटल स्पेसिफाइड बिजनेस तो है, बट उसकी डिडक्शन नहीं दे सकते। इट इज ए स्पेसिफाइड बिजनेस। 3 स्टार होटल या उससे ऊपर खोलना था, आपने खोला है, बट आपने उस लिस्ट से इंसर्शन से पहले खोल दिया। तो ये काम, ये चीज जरूरी है, याद रखना आगे क्वेश्चन सॉल्व करते में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक की रोल फैक्टर बनेगा। ठीक है ना। एंड अनदर 3 स्टार होटल उसने रिवर व्यू खोला इंदौर में 1/4/2012, यानी कि 2010 के बाद खोला। ये हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस है। उसका ब्रदर है मिस्टर वाई, जिन्होंने बिल्डिंग बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग हॉस्पिटल्स वगैरह का भी काम खोला। उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला जिसका क्या है 50 बेड्स की कैपेसिटी है। अरे भाई 50 बेड्स की कैपेसिटी, ये तो बेकार हो गया ना। ये तो हमारे को 100 बेड्स की कैपेसिटी वाले चाहिए होते ना, यानी कि ये तो स्पेसिफाइड बिजनेस ही नहीं बना। देखना डिफरेंस समझो, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है। ये स्पेसिफाइड बिजनेस 3 स्टार होटल वाला स्पेसिफाइड बिजनेस है, पर ये तो स्पेसिफाइड बिजनेस ही नहीं है। ठीक है ना, ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। फिर क्या कहता है, इंदौर विच बिगिंस टू ऑपरेट इन फर्स्ट अगस्त 2008 एंड अनदर हॉस्पिटल अर्पित उसने खोला 120 बेड्स का। ये स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, क्योंकि 100 बेड से ज्यादा है। इन ग्वालियर विच बिगिंस टू ऑपरेट इन 15 मई 2016। फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर एक्स हैज प्रॉफिट फ्रॉम होटल स्काई व्यू ऑफ 80 lakhs एंड लॉस है उसको होटल रिवर व्यू से 25 लाख का। यानी कि होटल से देखो, स्काई व्यू से उसको 80 लाख का प्रॉफिट है, यानी कि इधर 80 लाख का प्रॉफिट है। बट लॉस है रिवर व्यू से 25 लाख का, इधर 25 लाख का उससे लॉस है। ठीक है ना, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, बस समय से ओपन नहीं किया गया है। ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, और ये 35 एडी की एग्जाम्पशन के लिए भी एलिजिबल है। अच्छा, अब देखो क्या कहता है, मिस्टर वाई की बात करता है वो। मिस्टर वाई का भी प्रॉफिट है कुछ, कितने का है प्रॉफिट है, 50 लाख का लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन से 50 लाख का ऐसा क्या है प्रॉफिट है। पर अर्पित जो हॉस्पिटल अर्पित है उसे 15 लाख का लॉस है। यानी कि कहा क्या हॉस्पिटल अर्पित, इससे देखो 15 लाख का आपको क्या है लॉस है। अब देखो ये स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, ठीक है ना, ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस है। क्योंकि नॉर्मल बिजनेस क्यों है, क्योंकि देखो 50 बेड से स्पेसिफाइड के काम में नहीं आ रही। देखना ये प्रॉफिट स्पेसिफाइड बिजनेस का ही है, ये लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस का ही है। अब आप जानते हैं ना, अब आप इतना तो जानते हो जो 72 सेक्शन है उसमें क्या लिख रखा है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो देखो इसका स्पेसिफाइड, मिस्टर एक्स की बात करो, देखो मिस्टर एक्स की बात करोगे तो 80 -25 हम कर सकते हैं, 55 लैक्स आंसर आएगा चलेगा। पर मिस्टर वाई की बात करो,
मिस्टर वाई की बात करो, ये तो भाई स्पेसिफाइड बिजनेस है ही नहीं। तो ये जो इनका जो लॉस आ रहा है ना, ये 50 लाख में से जो इनके जो प्रॉफिट है इसमें से 15 लाख का ये माइनस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये 50 लाख रुपए अपनी इनकम दिखाएंगे, 15 लाख रुपए का क्या कर पाएंगे? ये कैरी फॉरवर्ड ले पाएंगे, ये कैरी फॉरवर्ड ले पाएंगे। बस उसने यही पूछा है हमसे, व्हाट वुड बी द नेट बिजनेस इनकम। नेट बिजनेस इनकम पूछ रहा है मिस्टर एक्स और वाई की, ऑल्सो डिटरमाइन करना है, लॉस डिटरमाइन करके चलना है। इतनी बात क्लियर हो गई। बस इसका आंसर यही है, देख लो आंसर नंबर ए, बिजनेस इनकम ऑफ 55 lakhs इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। वही हमने निकाली थी मिस्टर एक्स के केस में 55 lakhs, ठीक है ना। एंड वुड बी कैरी फॉरवर्ड नील हो जाएगा, और मिस्टर वाई के केस में 50 लाख की बिजनेस इनकम बनेगी और 15 लाख का लॉस क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, मैंने यहाँ देखो साइड में बना रखा है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, आ जाओ। नाइन्थ वाला क्वेश्चन। EBITDA of ABC Limited, a Indian company for the financial year 23-24 is 10 करोड़। EBITDA 10 करोड़ है। उसने इंटरेस्ट पे कर दी 5.20 की टू PQR INC UK, which is a specified foreign company। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? जिसके 26% ऑफ द फॉर क्या होते हैं आपके? वोटिंग पावर आपके पास होती है। अगर आपके पास 26% ऑफ द वोटिंग पावर है, यानी कि आप क्या बन गए? आप तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस भी बन गए, यानी कि आप तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो गए इन रिलेशन टू द एबीसी लिमिटेड। यानी कि एबीसी और पीक्यूआर क्या हो गए? एबीसी और पीक्यूआर क्या हो गए? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो गए। ठीक है ना। अब इंटरेस्ट पे कर रहा है, एबिटा दे रखा है, इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाना चाहिए कि ये एबिटा लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 94 बी की। ठीक, द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ यूजिंग द कप क्या है? 4.15। अब देखो प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। हमने पेमेंट कितना कर दिया उसको इंटरेस्ट का? 5.20 का। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या निकल के आ रही है? 4.15 की। यानी कि जो एक्सेस आपने 1.05 आपने जो एक्सेस पेमेंट किया है, जो एक्सेस पेमेंट आपने कितना कर दिया? 1.05, वो तो डिसअलाउ होना चाहिए ना। वो एक आपकी क्या हो जाएगी? प्राइमरी एडजस्टमेंट। उसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। 1.05। फिर क्या कहता है? एबीसी लिमिटेड ने सुगो मोटो ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट कर दी 1.05 की इन कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट एग्जामिन करना था करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अज्यूमिंग दैट नो इंटरेस्ट इज पेबल इन दिस रिगार्ड। कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, यानी कि जो भी उसका होगा वो 90 दिन का, जो भी 1.05 लैक्स होगा, सॉरी करोड़ था, वो उसने क्या किया होगा? 90 दिन के अंदर अंदर रिपेट्रिएट कर लिया होगा, तो कोई इंटरेस्ट लगा नहीं होगा। ये मान के हम चल सकते हैं। ठीक है ना। अब ये मान के चल रहे हैं। अब देखो, एबिटा दिया है, इसका भी तो कुछ यूज करेंगे। एबिटा दिया है किसका? 10 करोड़ का। 10 करोड़ का एबिटा को कितना से करना हमारे को? हम 30% अलाउ करते हैं, सिर्फ एबिटा का 30% अलाउ होता है। 10 करोड़ का एबिटा, उसका 30% करेंगे, यानी कि 3 करोड़। 3 करोड़ की हमारी क्या होगी? हमारी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट 3 करोड़ की अलाउड होगी, उससे ज्यादा होगी नहीं। हम क्या कह रहे हैं? हमने ये 1 यहाँ हमने देखो, हमने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल ली 4.15 की, पर क्या ये 4.15 पूरा अलाउ हो जाएगा? किसी हाल में नहीं होगा। कितना होगा? सिर्फ इसका 10 करोड़ का 30% अलाउ होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ अलाउ होगा। तो यानी कि 4.15 को भी उसमें आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट तो 1.05 का कर दिया था, बट अब हम पूरा भी तो नहीं दे सकते ना। 4.15 के साथ साथ आपको 3 करोड़ की आपको मिलेगी सिर्फ। तो यानी कि जो डिफरेंस है 1.15 का, 4.15 से लेकर, यानी देखो 4.15 और 3 पूरा मिलेगा, तो यानी कि 1.15 का जो एक्सेस है वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। तो एडिशनल डिसअलाउंस क्या हुई? 1.15 की एडिशनल डिसअलाउंस हुई, और प्राइमरी एडजस्टमेंट आपकी 1.05 की होगी। यही आपका आंसर है। आंसर नंबर डी देखेंगे, द आर्म्स लेंथ एडजस्टमेंट ऑफ 92C 1.05 की वही निकाली थी। द एक्सेस इंटरेस्ट अंडर 94B इज 1.15, 1.15 का यह भी निकाला 94B के हिसाब से। सेकेंडरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी 1.05 की करोड़ की, अनलेस जब तक वो एडिशनल इनकम टैक्स नहीं देते। और जब उसने इंटरेस्ट वगैरह की बात पूछी नहीं है, तो मैं जब तक इंटरेस्ट वगैरह की बात मैं करूंगा क्यों? क्योंकि नो अदर इंटरेस्ट पेबल वगैरह की बात चल रही है, उसमें हमारे को वो निकालना भी नहीं है, तो उसकी हम बात करेंगे नहीं। सिंपल सी बात है कि कितना प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा, कितना एडिशनल एडजस्टमेंट होगा, आपको वो पता कर चल रही है, वो हमने इसमें कैलकुलेट कर ही लिया है। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको भी समझेंगे। XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी, विड्रू फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट 129 lakhs बाय कैश। ठीक है ना। कैश में उसने कितना निकाला? 129 लाख रुपीज निकाले, पर बैंक अकाउंट से निकाले। ये वाली याद रखना, वन बैंक अकाउंट से विड्रॉल वगैरह करते हो तो 194N लगता है, सेक्शन नंबर 194N लग जाता है, तो उसकी बातें याद रखेंगे। ईच विड्रॉल जो थी वो 2 लाख से ज्यादा नहीं थी। प्रीवियस ईयर 23-24 में द पर्पस ऑफ विड्रॉल फॉर फ्रॉम बैंक क्या था? बैंक, हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह बाई करना था, बीइंग रॉ मटेरियल यू रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर फॉर
finished products by it. Okay. Another assessee है PQR कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एंगेज इन द ट्रेडिंग बिजनेस में एंगेज है, विड्रॉ करती है अपने बैंक अकाउंट से 320 लाख रुपए कैश करती है। कोई भी इंडिविजुअल भी विड्रॉ 2 लाख से ज्यादा नहीं है इन द प्रीवियस 23 फॉर परचेसिंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यानी कि पहली वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ऑलवेज फाइल करती है अपनी रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बट PQR जो है वो डिफॉल्टर इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न में उसे 4 साल तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है। क्या TDS प्रोविजंस एप्लीकेबल है ऑन सच विड्रॉल बाय PQR और XYZ? इफ यस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द टैक्स टू बी कलेक्टेड? तो याद करो क्या कहता है, दो आपका वैसे तो लिमिट नॉर्मली 2 करोड़ रुपए है। 149 194 N में क्या है, 2 करोड़ की लिमिट है। बट याद करो, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो लिमिट 3 करोड़ की हो गई है। याद आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो लिमिट अब कितने की हो गई है, 3 करोड़ की हो गई है। इसका देखना टोटल विड्रॉल कितना है, 129 का है, तो इसे छोड़ दें। हाँ, इसको तो छोड़ सकते हैं, पर देखना 320 लैक्स, इसको तो छोड़ दो। XYZ का तो टोटल विड्रॉल ही 2 करोड़ से कम है, 3 तो छोड़ो, 2 से ही कम है। तो ये तो XYZ पर तो देखो कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आने वाली। बट और साथ में देखो XYZ तो रिटर्न फाइलिंग भी बढ़िया करती है, तो इसके तो कोई टेंशन है ही नहीं, इसको तो निकालो साइड में। हमारे को सबसे बड़ी टेंशन क्या है, हमारे को सबसे बड़ी टेंशन है ये PQR की, PQR वालों का देखो ट्रांजेक्शन भी 3 करोड़ से ऊपर है, और देखो डिफॉल्टर भी है। 194N क्या कहता है, 194N कहता है 3 साल से ज्यादा का अगर डिफॉल्टर हो तो हम इस पर टैक्सेशन अलग लगाते हैं। तो देखो, अगर देखो जब प्रॉपर फाइलिंग्स करता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉपर फाइलिंग करती है, तो उस पर कोई TDS नहीं कटता 3 करोड़ तक। बट कोई डिफॉल्टर है तो इसमें आती है लिमिट्स। लिमिट क्या है, 20 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं कटता, ठीक है ना। अब 20 लाख से 3 करोड़ तक का, क्योंकि 3 करोड़ से ऊपर ज्यादा टैक्स कटना है। पर 3 करोड़ तक, 20 लाख से लेकर 3 करोड़ तक 2% का टैक्स है, उसके बाद 5% का टैक्स है। तो इस हिसाब से आप निकालेंगे तो देखो 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ऊपर जो 3 करोड़ तक बैलेंस क्या बचा, 280 लाख रुपए यानी कि 2.8 करोड़ रुपीस, उस पर 2% निकालो तो 5.6 लाख आता है, और 20 लाख पर 5% निकालोगे 20 लाख ही तो हुआ। देखो 320 लाख थे ना टोटल, 320 लाख में से 20 इधर गया, 3 इधर, 280 इधर गया, टोटल 3 हो गया। 3 में और ये बचा क्या बैलेंस, 20 लाख रुपए, 20 लाख में 5% निकाला तो यानी कि 1 लाख, यानी टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्या बनेगी हमारी, 6.6 लाख रुपीस। सिर्फ इतनी बात कर रहा है वो। XYZ को तो कोई टैक्स TDS नहीं काटना, पर PQR को 6.6 लाख का TDS काट के TDS कटेगा, उसका टैक्स ऑफ 6.6 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। आई होप आपको हमारे 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हो। इसकी PDF में आज रात तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और आज रात को भी 9 बजे हमारे क्विज होगा। तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप रात को 9 बजे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से ज्वाइन करके रख लें, रात को 9 बजे आपको हमारा क्विज मिल जाएगा, उसमें आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे कल मैं डे 4 के आपके लिए MCQs लेकर आऊंगा। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो और अच्छे से तैयारी करो। इस बार 80+ लेकर आना है, और लिख कर जाना जिसको भी 80+ लेकर आना है। और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी चीज लाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, अच्छे से तैयारी करो और 80+ लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।